तो आज हम एक बड़े सवाल से जूझ रहे हैं, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा कि हमारे दिमाग का असली बॉस कौन है, हम खुद या हमारी परिस्थितियां। सोचिए, ट्रैफिक में किसी ने गलत तरीके से गाड़ी काट दी और हमारा खून खोलने लगता है। ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया और बस पूरा दिन खराब। इन पलों में ऐसा लगता है जैसे हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। बिल्कुल। हम अक्सर बाहरी घटनाओं पर रिएक्ट करते हैं, जैसे हम कोई ऑटोमेटिक मशीन हो, बटन दबा और प्रतिक्रिया हुई। लेकिन आज जिन स्रोतों पर हम बात कर रहे हैं, खासकर किताब द ऑब्जर्वर्स एज का जो सारांश है, वो एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाता है। वो कहता है कि प्रतिक्रिया करने की जगह अगर हम सिर्फ निरीक्षक एक ऑब्जर्वर बन जाएं, तो खेल ही बदल सकता है। और ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। ये सिर्फ गुस्सा या तनाव को आप कह सकते हैं दबाने की बात नहीं है, बल्कि उसे देखने का नजरिया बदलने की बात है। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन यही है, इन स्रोतों से उन तरीकों को निकालना जिनसे हम अपनी भावनाओं के गुलाम बनने की बजाय उनके निरीक्षक बन सकें, और देखेंगे कि ये हुनर हमारे करियर, पैसे और रिश्तों को कैसे बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। इस समझ की पहली सीढ़ी है प्रतिक्रिया और निरीक्षण के बीच के फर्क को गहराई से समझना। ठीक है, तो इसे परत दर परत खोलते हैं। किताब के अनुसार प्रतिक्रिया करना मतलब एक तरह से ऑटो पायलट पर जीना। जैसे किसी ने कुछ कहा और हमें तुरंत गुस्सा आ गया, हमने सोचा भी नहीं कि गुस्सा क्यों आया, बस आ गया। ये एक आदत बन चुकी है। लेकिन स्रोत में इससे बाहर निकलने का एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका दिया गया है, 5 सेकंड का ठहराव नियम। ये सुनने में बहुत मामूली लगता है ना? सिर्फ 5 सेकंड रुकना, लेकिन इसका असर वो बहुत गहरा है। वो 5 सेकंड उस ऑटोमेटिक रिएक्शन की जो चेन है उसको तोड़ देते हैं। उस घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक खाली जगह बन जाती है, और उसी खाली जगह में विवेक को, समझ को अंदर आने का मौका मिलता है। ज्यादातर लोग तो जानते भी नहीं कि ऐसी कोई जगह मौजूद है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब शक्ति उस घटना में नहीं है जो हमारे साथ हुई, बल्कि उस घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच के उस छोटे से अंतराल में है। लेकिन एक सवाल उठता है, जब कोई हमें भड़काता है तो उस वक्त गुस्सा या अपमान इतना हावी होता है कि ये याद रखना ही मुश्किल है कि मुझे 5 सेकंड रुकना है। क्या स्रोत में इस पर कोई सलाह है कि उस तीव्र क्षण में इस तकनीक को याद कैसे रखा जाए? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब अगली तकनीक में छुपा है, जिसे लेबलिंग कहा गया है। इसका मतलब है अपनी भावना को सिर्फ एक नाम देना। जैसे ही आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है, मन में बस इतना कहना है, ये गुस्सा है या ये डर महसूस हो रहा है। जब आप ऐसा करते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहली, आप उस भावना से तुरंत अलग हो जाते हैं। आप गुस्सा बनते नहीं हैं, आप गुस्से को देखते हैं। अच्छा, मतलब मैं गुस्से में हूँ से मुझे गुस्से का अनुभव हो रहा है तक का सफर, ये पहचान का एक बड़ा बदलाव है। हम अक्सर अपनी भावनाओं से ही अपनी पहचान बना लेते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात यह होती है कि जब आप भावना को नाम देते हैं, तो आप अपने दिमाग के सोचने वाले हिस्से को सक्रिय कर देते हैं, जो भावनात्मक हिस्से को शांत करता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल ट्रिक की तरह है। तो 5 सेकंड का ठहराव और लेबलिंग, ये दोनों मिलकर उस तीव्र क्षण में हमें नियंत्रण वापस दिलाते हैं। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन अभ्यास से ये एक नई आदत बन जाती है। तो ये समझ में आता है कि मन मालिक नहीं बल्कि एक औजार है, लेकिन इस औजार की एक बहुत बुरी आदत है। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, ये या तो अतीत की शिकायतों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा। भारत के संदर्भ में तो ये बहुत आम है। परीक्षा का तनाव, ईएमआई का दबाव, नौकरी की असुरक्षा, मन इन्हीं कहानियों में खोया रहता है। और मजे की बात यह है कि हम मन को नियंत्रित करने की जितनी कोशिश करते हैं, वो उतना ही बेकाबू हो जाता है। जैसे किसी से कहा जाए कि अगले 1 मिनट तक एक गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचना, तो क्या होगा? उसे सिर्फ गुलाबी हाथी ही दिखेगा। इसलिए किताब का सुझाव नियंत्रण का नहीं, निरीक्षण का है। इसके लिए एक बेहद आसान अभ्यास है, सांस पर ध्यान देना। हाँ, ये तो कई जगह सुना है, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? मतलब इतना सरल? ये सुनने में जितना सरल है, असर में उतना ही गहरा। करना सिर्फ इतना है कि 2 मिनट के लिए चुपचाप बैठकर अपनी आती जाती सांस को महसूस करना है। उसे बदलना नहीं है, लंबा या छोटा नहीं करना है, सिर्फ देखना है। जैसे कोई चौकीदार गेट पर आने जाने वालों पर नजर रखता है। जब आप अपना पूरा ध्यान सांस पर ले आते हैं, तो मन के पास भटकने के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती। वो स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। ये मन के लिए एक एंकर की तरह काम करता है। और जब मन शांत होता है
तभी शायद हम उन चीजों को देख पाते हैं जो हमें भड़काती हैं, जिन्हें किताब में ट्रिगर्स कहा गया है। ये ट्रिगर्स वाली बात मुझे बहुत काम की लगी। हाँ, क्योंकि ये हमें समस्या की जड़ तक ले जाती है। स्रोत में ट्रिगर का एक कमाल का फॉर्मूला दिया गया है। पुरानी आदत प्लस वर्तमान का क्षण इक्वल्स टू भावनात्मक प्रतिक्रिया। इसका मतलब है कि हमारी जो तीव्र प्रतिक्रिया होती है वो अक्सर वर्तमान की घटना की वजह से उतनी नहीं होती जितनी हमारे अतीत के किसी अनसुलझे घाव की वजह से होती है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? समझने में आसानी होगी। जरूर। मान लीजिए आपके बॉस ने मीटिंग में आपके काम की थोड़ी सी आलोचना की और आपको बहुत ज्यादा गुस्सा और अपमान महसूस हुआ, इतना कि आप नौकरी छोड़ने के बारे में सोचने लगे। यहाँ वर्तमान का क्षण है, बॉस की आलोचना। लेकिन ये तीव्र प्रतिक्रिया शायद इसलिए आई क्योंकि बचपन में आपके माता पिता या शिक्षक आपकी हर छोटी गलती पर आपको डांटते थे। वो पुराना घाव आज भी ताजा है। बॉस की आलोचना ने सिर्फ उस पुराने ट्रिगर को दबा दिया। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। इसका मतलब है कि हम दूसरे व्यक्ति पर गुस्सा नहीं हो रहे, बल्कि अपने ही अतीत की परछाई पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो इन गहरे बैठे ट्रिगर्स से कैसे निपटा जाए? स्रोत में इसकी कोई 3 चरणीय विधि बताई गई है। हाँ, और ये बहुत व्यवहारिक है। पहला कदम है अपने शरीर में हो रहे बदलावों पर ध्यान देना। जब भी कोई आपको ट्रिगर करता है तो प्रतिक्रिया हमेशा पहले शरीर में शुरू होती है, जैसे सीने में झकड़न, पेट में हलचल, सांस का तेज होना। बस इसे नोटिस करना है। दूसरा कदम, इसे नाम देना है। मन में स्वीकार करना, मैं ट्रिगर हो गया हूं। यह स्वीकार करने से ही आधी लड़ाई जीत ली जाती है। और तीसरा कदम? तीसरा और सबसे जरूरी कदम, प्रतिक्रिया देने में जानबूझकर देरी करना। कुछ भी कहने या करने से पहले बस रुक जाना, उस असहज भावना के साथ थोड़ी देर बैठना। जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो आप उस ट्रिगर और अपनी स्वचालित प्रतिक्रिया के बीच के कनेक्शन को कमजोर कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग को एक तरह से एक नया रास्ता सिखा रहे होते हैं। ये ट्रिगर्स को समझने वाली बात सीधे अहंकार यानी ईगो से जुड़ती है ना? क्योंकि अक्सर हमारा सबसे बड़ा ट्रिगर यही होता है कि कोई हमारी बात काट दे या हमें गलत साबित कर दे। हमारा अहंकार आहत हो जाता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अहंकार का सबसे बड़ा नशा है मैं सही हूं। स्रोत कहता है कि अहंकार हमेशा सही साबित होना चाहता है, चाहे वो परिवार में इस बात पर बहस हो कि टीवी का रिमोट कहाँ है, या सोशल मीडिया पर किसी अजनबी से राजनीतिक बहस हो। ये सही होने की जिद अनगिनत रिश्तों और मन की शांति को तबाह कर देती है। तो इसका समाधान क्या है? क्या हम कभी अपनी बात रखें ही नहीं? नहीं, बात रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ एक बहुत शक्तिशाली विचार दिया गया है। सही होने की जिद से ज्यादा जरूरी मन की शांति को चुनना है। खुद से पूछें, इस बहस को जीतकर मुझे क्या मिलेगा? क्या क्षण भर की संतुष्टि मेरे रिश्ते या मेरी मानसिक शांति से ज्यादा कीमती है? हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। इसके लिए किताब में एक बहुत अच्छा सकारात्मक वाक्य सुझाया गया है जिसे हम दोहरा सकते हैं। मुझे जीतना नहीं, शांत रहना है। ये छोटा सा वाक्य उस पल में हमारी प्राथमिकता बदल सकता है। ये अहंकार को पीछे धकेलकर विवेक को आगे ले आता है। और यही सिद्धांत डर और चिंता पर भी लागू होता है। डर क्या है? स्रोत के मुताबिक डर भविष्य की एक कहानी है जो हमारा मन हमें सुना रहा है। ये अभी तक हकीकत नहीं बनी है, ये सिर्फ एक विचार है। जैसे अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो नौकरी नहीं मिलेगी और मैं बर्बाद हो जाऊंगा, या अगर मैंने स्टेज पर बोलना शुरू किया और सब हंसने लगे तो। ये सब मन की बनाई हुई डरावनी फिल्में हैं। और हम उन फिल्मों के मुख्य अभिनेता बन जाते हैं। तो इन फिल्मों से बाहर कैसे निकला जाए? एक बहुत ही मजेदार तकनीक है। डर को एक सिनेमा स्क्रीन पर चल रही फिल्म की तरह देखें। कल्पना करें कि आप एक अंधेरे हॉल में आराम से बैठे हैं और ये डरावनी कहानी पर्दे पर चल रही है। आप उस फिल्म के अभिनेता नहीं हैं, आप सिर्फ एक दर्शक हैं। जब आप डर से ये दूरी बना लेते हैं तो उसका भावनात्मक असर नाटकीय रूप से कम हो जाता है। आप उस कहानी में उलझने की बजाय उसे सिर्फ एक विचार के रूप में देख पाते हैं जो आया और चला गया। ये बहुत शक्तिशाली कल्पना है और मुझे लगता है कि यही स्पष्टता रिश्तों में भी बहुत जरूरी है। अक्सर हम अपनी चोट या अहंकार से प्रतिक्रिया देते हैं जिससे बात बनने की बजाय और बिगड़ जाती है। उस 5 सेकंड के ठहराव में शायद हम ये समझ पाते हैं कि असल मुद्दा क्या है, न कि सिर्फ हमारी भावनात्मक चोट। एकदम सही। प्रतिक्रिया भावनाओं से निकलती है, जबकि एक सोचा समझा जवाब विवेक से आता है।
वो ठहराव हमें सामने वाले की बात को सच में सुनने का मौका देता है, न कि सिर्फ जवाब तैयार करने का। इससे रिश्ते टूटते नहीं बल्कि गहरे होते हैं। ठीक है, तो अब उन क्षेत्रों की बात करते हैं जहां भावनात्मक नियंत्रण शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है। हमारा करियर और पैसा। स्रोत का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पैसा भावनाओं से नहीं, स्पष्टता से आता है। और ये बात आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। शेयर बाजार गिरता है और डर का ट्रिगर दब जाता है। डर की कहानी मन में चलती है, सब बर्बाद हो जाएगा। इस कहानी के प्रभाव में आकर व्यक्ति घबराहट में अपने सारे शेयर या म्यूचुअल फंड बेच देता है, जबकि विवेकपूर्ण निर्णय शायद रुकने का या और निवेश करने का होता। निरीक्षक बनकर वो उस डर की कहानी को सिर्फ देख पाता, उस पर अमल नहीं करता। यही बात करियर पर भी लागू होती है। नौकरी छूट जाने का डर हमें कई बार कम वेतन वाली या नापसंद नौकरी करने पर मजबूर कर देता है। हम स्पष्टता से नहीं, डर से निर्णय ले रहे होते हैं। तो स्रोत इसका क्या समाधान बताता है? समाधान है परिणाम के जुनून को छोड़कर प्रक्रिया का निरीक्षण करना। इसका मतलब है इस चिंता में डूबे रहने की बजाय कि मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं, या मेरा बिजनेस सफल होगा या नहीं, अपना पूरा ध्यान हर दिन के काम की गुणवत्ता पर लगाना। जब आप प्रक्रिया में पूरी तरह डूब जाते हैं तो परिणाम की चिंता अपने आप कम हो जाती है। इसमें एक दैनिक आदत का भी जिक्र है जो मुझे बहुत व्यावहारिक लगी। रोज 30 मिनट बिना किसी भटकाव या भावनात्मक उतार चढ़ाव के सिर्फ अपने कौशल को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना। ये एक तरह से काम में ध्यान, मतलब मेडिटेशन इन एक्शन लगाने जैसा है। बिल्कुल, ये आपके कौशल को तो बेहतर बनाता ही है, साथ ही ये आपके मन को भी अनुशासित करता है। और इन सभी अभ्यासों को एक साथ लाने और मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान, यानी मेडिटेशन। स्रोत बहुत साफ कहता है कि ध्यान का मतलब कुछ करना नहीं है, बल्कि सिर्फ होना और देखना है। मन को खाली करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो लगभग असंभव है। तो फिर सही तरीका क्या है? क्या कोई सरल विधि बताई गई है? हाँ, एक बहुत ही सरल 5 मिनट की विधि है। किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और बस अब जो भी विचार मन में आ रहे हैं उन्हें आने दें। उनसे लड़े नहीं, उन्हें पकड़े नहीं, उनका विश्लेषण न करें। बस उन्हें देखें जैसे आप आसमान में तैरते बादलों को देख रहे हैं। कोई बादल अच्छा है, कोई बुरा, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सिर्फ दर्शक हैं। और यहाँ अवधि से ज्यादा निरंतरता पर जोर दिया गया है ना? रोज 5 मिनट का अभ्यास भी लंबे समय में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। हाँ, क्योंकि हर बार जब आप ये अभ्यास करते हैं तो आप अपने अंदर के उस निरीक्षक को मजबूत कर रहे होते हैं। आप अपने मन को ये प्रशिक्षण दे रहे होते हैं कि विचार और भावनाएं सिर्फ मेहमान हैं जो आते जाते रहते हैं। आप घर के मालिक हैं, मेहमान नहीं। तो इस पूरे बातचीत का सार यही है, जब कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया करने की जगह सिर्फ निरीक्षण करना सीख जाता है तो वो एक तरह से मुक्त हो जाता है। भावनाएं, विचार, परिस्थितियां सब आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वो अपने केंद्र में स्थिर रहता है। ये एक तकनीक से ज्यादा पहचान का एक गहरा बदलाव है। मैं मन नहीं हूं, मैं मन को देखने वाला निरीक्षक हूं। ये विचार ही अपने आप में कितना शक्तिशाली है। और यही इस पूरी समझ का सुनहरा नियम है। प्रतिक्रिया का अंत अक्सर पछतावे में होता है, जबकि निरीक्षण से विवेक और ज्ञान का जन्म होता है। जब हम प्रतिक्रिया करते हैं तो हम परिस्थितियों के हाथ की कठपुतली होते हैं, लेकिन जब हम निरीक्षण करते हैं तो हम चुनाव करने की शक्ति अपने हाथ में वापस ले लेते हैं। यह गुलाम होने से निकलकर अपने जीवन का मालिक बनने की यात्रा है। आज की बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश शायद यही है कि सच्ची शक्ति और शांति बाहरी चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश से नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को सिर्फ देखने की कला से आती है। बिल्कुल। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। एक छोटा सा प्रयोग। क्या होगा अगर अगले 7 दिनों के लिए ये चुनौती ली जाए? जब भी कोई तीव्र भावना या ट्रिगर महसूस हो, चाहे वो किसी की बात पे आया गुस्सा हो, सोशल मीडिया देखकर हुई चलन हो या भविष्य का डर हो, तो हमेशा की तरह प्रतिक्रिया करने के बजाय 1 मिनट के लिए रुका जाए और बस ये देखा जाए कि शरीर में कहाँ और क्या महसूस हो रहा है। बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, बस एक वैज्ञानिक की तरह उसका निरीक्षण किया जाए। इस 1 मिनट के ठहराव से कौन से छिपे हुए पैटर्न सामने आ सकते हैं? ये आत्मखोज का एक दिलचस्प सफर हो सकता है।